हाँ, तो अब हम उसके आगे बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो 7 प्रकार की किरणें तरंगें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में डिटेल से। तो जो पहली किरण थी हमारी वो कौन थी? गामा किरण, यानी जो सबसे कम जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है उसको बोलते हैं गामा किरण, जो कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की पहली किरण होती है। इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल एवं मैडम क्यूरी ने। और इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य की परास होती है वो सबसे कम होती है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक। और इनकी उत्पत्ति होती है रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय से। और इनका जो उपयोग होता है वो होता है चिकित्सा क्षेत्र में, नाभिकीय संरचना में, चिकित्सा क्षेत्र जैसे कैंसर के इलाज में। तो पहले इनके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने कक्षा 11 की केमिस्ट्री में कि रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? जो अपने अंदर से स्वतः ही कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। और ये भी पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव तत्वों से कौन कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये वही वाली गामा किरणें हैं तो जो कि रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्सर्जित होती हैं। तो इनके ये जो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्सर्जित हुई यही क्या होती हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में। और इनकी तरंगदैर्घ्य होती है बहुत ज़्यादा, जबकि इनकी आवृत्ति होती है तरंगदैर्घ्य बहुत कम और आवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी किरणों की। दूसरी किरण कौन सी है? एक्स किरणें। तो एक्स किरणें जिनकी खोज की थी रॉन्टेजन ने, वैज्ञानिक रॉन्टेजन ने। और इनको खोजा था भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की टक्करों से। भारी लक्ष्य यानी भारी नाभिकों पर क्या कराया इनने? इलेक्ट्रॉन की टक्कर कराई उच्च ऊर्जा के। तो उनसे कुछ किरणें उत्सर्जित हुई जिनको हम कहते हैं एक्स किरणें। और इनकी रेंज होती है 10⁻12 मीटर से लेकर 10⁻9 मीटर तक। और इनका उपयोग हम करते हैं चिकित्सा क्षेत्र, कैंसर में। कैंसर के जो रोगी होते हैं उनके ऊतकों को नष्ट करने के लिए, ऊतक यानी जो कैंसर वाले अंग होते हैं उनकी जो कोशिकाएं उनको नष्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्स किरणों का। और दूसरा यूज है इसका क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरी किरण की। तो तीसरी किरण होती है हमारी पराबैंगनी किरण। और पराबैंगनी किरण की खोज की थी वैज्ञानिक रिटर ने। और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ मीटर की रेंज में। और इसकी उत्पत्ति होती है सूर्य से विद्युत उत्सर्जन से। या तो सूर्य से उत्सर्जित होती हैं ये पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं और जो कि ओजोन परत को पार करके जो आ जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। और दूसरा क्या है? विद्युत उत्सर्जन से, यानी विद्युत का जहाँ उत्सर्जन होता है वहाँ भी एक किरणें, पराबैंगनी किरणें उत्पत्ति होती है। और इनका उपयोग होता है हमारा चलो तो इनके उपयोग के बारे में बता देते हैं, मिटा के इनको। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर उसके बाद हम इनके उपयोग बता देते हैं। तो इनका उपयोग होता है जल के शोधन में, जल के शोधन में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जल के शोधन में क्या होता है उपयोग? कि जल के शोधन में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, इससे नष्ट करने में। अर्थात पराबैंगनी किरणों से हम जो जल में जो की बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। तो ये हमारी 3 किरणें हो गई। उसके बाद हम चौथी किरण पर चलते हैं। चौथी किरण हमारी है दृश्य तरंग। कौन सी है? दृश्य तरंग। और ये वही दृश्य तरंग है जो आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। दृश्य तरंग यानी दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश में पता है ना कितने प्रकार के रंग होते हैं? 7 प्रकार के रंगों की किरणें पाई जाती हैं। हाँ, तो अब 3 हो चुकी। चौथी जो हमारी तरंग है वो होती है दृश्य तरंगें। और दृश्य तरंगों की खोज की थी वैज्ञानिक न्यूटन ने, जिनकी तरंगदैर्घ्य की परास होती है 3.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। और इनमें पता है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। लाल रंग की कितनी होती है? 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है जो कि होती है 3.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। ठीक है, और इनके बीच में बाकी की 5 रंग की तरंगदैर्घ्य होती हैं।
तो अब उसकी बात करते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसकी उत्पत्ति होती है तापदीप्त वस्तुओं से, यानी जो ताप वाली वस्तुएं होती हैं उनसे ये निकलते हैं प्रकाश, जो कि दृश्य प्रकाश होते हैं। और इनका उपयोग कहाँ होता है? वस्तुओं को देखने में। जैसे हम वस्तुओं को देखते हैं जिस प्रकाश से, तो वो प्रकाश होता है हमारा दृश्य प्रकाश, यानी इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगली हमारी तरंग होती है अवरक्त तरंग। तो अवरक्त तरंग की खोज की थी हर्शेल ने, जिसकी तरंग दैर्घ्य की परास होती है 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 5 × 10⁻³ मीटर तक। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इनकी उत्पत्ति होती है पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से, यानी जब पदार्थों को हम गर्म करते हैं उच्च ताप तक तो इनसे तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों को बोलते हैं हम अवरक्त तरंगें। और इनका उपयोग होता है रोगियों की सिकाई करने में, यानी जो रोगी होते हैं उनके अंगों की सिकाई की जाती है अवरक्त तरंगों से। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो तरंगों की। तो माइक्रो तरंगों का क्या है? तो माइक्रो तरंगें जो हैं उनकी खोज की थी वैज्ञानिक हर्ट्ज ने, और इनकी तरंग दैर्घ्य की परास कितनी होती है? 5 × 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻1 मीटर तक। और बात करें इनकी उत्पत्ति की, तो इनकी उत्पत्ति होती है विसर्जन द्वारा। उपयोग क्या है? तो उपयोग इनका रडार प्रणाली में एवं दूरसंचार प्रणाली में। अब बात करें लास्ट जो तरंग है हमारी वो कौन सी है? रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग की खोज की थी वैज्ञानिक मार्कोनी ने, इनको तुम जानते होगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तरंग दैर्घ्य परास कितनी होती है? 10⁻⁻1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक। सॉरी मिस्टेक से माइनस लग गया होगा, क्योंकि ये तरंगें प्लस में भी चली जाती हैं, 10⁻⁴ मीटर तक। अब उसके बाद इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इनकी उत्पत्ति होती है दोलित विद्युत परिपथों से, यानी जो विद्युत परिपथ होते हैं जो दोलन करते हैं, दोलित विद्युत परिपथों से किसकी उत्पत्ति होती है? रेडियो तरंगों की। और इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग भी वही होगा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, जैसे रेडियो एवं टीवी के संचारण में। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको मैंने ऐसे पढ़ के बता दिया, तो ये मेन बात क्या है कि इसमें तो को समझाना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तरंगे हैं, इनके बारे में आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं, कौन से तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की, कितनी इसकी परास है, रेंज है, और इनको किससे उत्पत्ति की जाती है और इनका उपयोग कहाँ होता है। तो इनके बारे में कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि किससे इनकी उत्पत्ति होती है और कितनी इनकी परास होती है और किसको इन्होंने खोजा है, वैज्ञानिकों के नाम। और नहीं भी हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैज्ञानिकों के नाम, लेकिन इनको अगर जानकारी के लिए रखना है तो हमने बता दिए आपको। इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। इनसे जो क्वेश्चन होते हैं, इनके गुणों से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इनकी परिभाषा आती है और इनके बारे में इनकी घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में पूछे जाते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य की बढ़ता हुआ क्रम क्या है, या इनकी आवृत्ति का घटता हुआ क्रम क्या है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनको एक बार और मैं बता देता हूं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जो कि जिसमें जो 3 दिशाओं में चलती हैं, यानी त्रिविमीय तरंगें होती हैं, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र संचरित होते हैं, और यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में भी दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात ऐसी त्रिविमीय तरंगें जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत एवं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उनको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में पता है 7 प्रकार की तरंगें आती हैं, और जिनका बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है गामा किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद आती हैं तुम्हारी अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर उसके बाद आती हैं तुम्हारी दृश्य तरंगें, फिर उसके बाद आती हैं अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगों के बाद आती हैं माइक्रो तरंगें, और माइक्रो तरंगों के बाद रेडियो तरंगें। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा तरंगों की। लेकिन अगर बात करें आवृत्ति की, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति तुम्हारी होती है गामा तरंगों की, और सबसे कम आवृत्ति होती है तुम्हारी रेडियो तरंगों की। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते जाना है। इनको एक बार नोट्स बना के इनके वैज्ञानिकों के नाम, तरंग दैर्घ्य परास के नाम, इनके बारे में पढ़ लेना, लिख लेना, और इनके नोट्स बनाकर इनको याद कर लेना। ये याद ही करने वाले हैं, इनको वैज्ञानिकों के नाम समझाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जो समझाने वाला हिस्सा था वो मैंने समझा दिया है। थैंक यू। वीडियो को बताना कैसा लगा है कमेंट में, और इसको लाइक करें।